नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी प्रतिनियुक्ति के दौरान कार्यकाल, पदोन्नतियां एवं अन्य सामान्य नियम। पहला, प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम 3 वर्ष की होगी, सिवाय उन पदों के जिनके लिए भर्ती नियमों में अधिक लंबी अवधि निर्धारित हो। दूसरा, प्रशासनिक मंत्रालय इस सीमा से अधिक बढ़ाने की आज्ञा दे सकते हैं, परंतु इसके लिए उन्हें अपने सचिव के आदेश प्राप्त करने होंगे और यह ऐसे मामलों में किया जाएगा जिन्हें जनहित में आवश्यक समझा जाएगा। तीसरा, जहां नितांत आवश्यक हो वहां कर्मचारी के स्वीकार करने वाला मंत्रालय विभाग प्रतिनियुक्ति को 5वें वर्ष के लिए अथवा भर्ती नियमों में निर्धारित अवधि से 2 वर्ष अधिक तक बढ़ा सकते हैं, परंतु इसके लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। पहला, 5वें वर्ष अथवा भर्ती नियमों में निर्धारित अवधि के पश्चात दूसरे वर्ष के लिए समय वृद्धि करते हुए समय काल नियमों को कठोरता पूर्वक लागू करने के बारे में निर्देशों को ध्यान में रखना होगा और ऐसी वृद्धि केवल विरले तथा अपवादात्मक परिस्थितियों में स्वीकृत की जाएगी। दूसरा, वृद्धि बिल्कुल जनहित में होनी चाहिए और इसके लिए स्वीकार करने वाले मंत्रालय विभाग के संबंधित मंत्री की पूर्व अनुमति चाहिए। तीसरा, यदि ऐसी वृद्धि की अनुमति दी गई हो तो यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि अधिकारी को प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं मिलेगा। चौथा, वृद्धि के लिए अधिकारी के मूल विभाग और जहां आवश्यक हो यूपीएस से अनुमति लेनी होगी। चौथा, जिन मामलों में अवधि की वृद्धि 5वें वर्ष से अधिक या भर्ती नियमों के निर्धारित अवधि के पश्चात दूसरे वर्ष तक हो तो इसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की पूर्व अनुमति आवश्यक है। इसके लिए प्रस्ताव इस विभाग को बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति से कम 3 मास पहले पहुंचने चाहिए। पांचवा, जब प्रतिनियुक्ति की अवधि के बढ़ाने पर विचार किया जाए तो उसकी अवधि को उस तरह से निश्चित की जानी चाहिए कि जिससे अधिकारी के बच्चे स्कूल कॉलेज जाने वाले हों वह शैक्षिक वर्ष के पूरा होने तक प्रतिनियुक्ति पर रह सके। छठवां, प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि की गणना करने के लिए केंद्रीय सरकार उसी अथवा अन्य संस्थान विभाग में वर्तमान नियुक्ति से तुरंत पहले बिताई गई अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को भी शामिल किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान पदोन्नतियां। पहला, जब कर्मचारी को स्वीकार करने वाला प्राधिकारी पहले से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी को पदोन्नत अथवा अन्य पद पर नियुक्त करना चाहे तो उसे पदोन्नति नियुक्ति से पूर्व मूल प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। दूसरा, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी को नेक्स्ट बिलो रूल का लाभ दिया जा सकता है बशर्ते इस कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित अन्य शर्तें लागू की जाएं। प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल की समाप्ति पर छुट्टी प्रदान करना। प्रतिनियुक्ति पद से मूल काडर में लौटते समय उसे स्वीकार करने वाला मंत्रालय विभाग संस्थान उसे अधिकतम 2 मास की छुट्टी दे सकता है। अधिक छुट्टी के लिए कर्मचारी को अपने काडर नियंत्रण प्राधिकारी को आवेदन देना होगा। प्रतिनियुक्ति व्यक्ति की अपने मूल काडर में समय पूर्व वापसी। सामान्यतः जब एक कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होता है तो उसके प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर मूल मंत्रालय विभाग को वापस कर दी जाती है। तथापि यदि मूल काडर में वापसी समय पूर्व किए जाने की स्थिति पैदा हो जाए तो
उसे मूल मंत्रालय विभाग को उपयुक्त नोटिस देने के पश्चात लौटाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति भत्ते की स्वीकृति। प्रशासनिक मंत्रालय विभाग अपने नियंत्रण में कार्यरत कार्यालयों के कर्मचारियों को इन शर्तों व नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ते की स्वीकृति देने में सक्षम है। यह स्वीकृति स्थानांतरण करने वाले मंत्रालयों विभागों द्वारा अथवा स्वीकार करने वाले मंत्रालयों विभागों द्वारा दी जा सकती है, जैसा भी प्रत्येक मामले में परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हो। इन नियमों व शर्तों में किसी भी ढील के लिए कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की पूर्व अनुमति आवश्यक है। जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारियों का संबंध है, यह आदेश नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ मशवरे के बाद जारी किए जा सकते हैं। गैर राजपत्रित कर्मचारियों की राइट्स इरकॉन, कॉनकोर, क्रिस में प्रतिनियुक्ति की अवधि में विस्तार के प्रस्ताव 3 साल या 4 साल पूरे होने के कम से कम 3 माह पहले बोर्ड के पास आदाता संगठन के द्वारा संबंधित क्षेत्रीय रेल उत्पादन इकाई की सहमति के साथ भेज देने चाहिए। यदि अनुमोदित अवधि की समाप्ति के पहले सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न हो तो उसे स्वीकृत नहीं मानना चाहिए और कर्मचारी को अनिवार्य रूप से वापस कर देना चाहिए। निर्धारित प्रोफार्मा को ठीक से भरकर क्षेत्रीय रेल उत्पादन इकाई की सहमति के साथ उचित समय से प्रस्ताव भेज देने की कार्यविधि अपनानी चाहिए, ताकि भविष्य में प्रतिनियुक्ति की शर्तों का अनाधिकृत विस्तार न हो। नोट: यह ध्यान रखा जाए कि पहला, प्रतिनियुक्ति की अवधि को 5 साल से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। दूसरा, प्रत्येक प्रतिनियुक्ति अवधि के बाद संयुक्त सचिव स्तर तक रेल अधिकारियों के लिए 3 वर्ष और अपर सचिव स्तर के पदों के लिए 1 वर्ष की अनिवार्य कूलिंग ऑफ अवधि होगी। तीसरा, संपूर्ण सेवा अवधि में ऐसी प्रतिनियुक्ति इतर सेवा अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए होगी। चौथा, रेलवे केंद्र सरकार के कर्मचारी राज्य सरकारों, राज्य सरकार के संगठनों, संघ शासित सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, स्वायत्त निकायों, ट्रस्टी सोसाइटियों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उन उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति इतर सेवा के लिए पात्र होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं हैं, बशर्ते कि उन्होंने 9 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा उनके विरुद्ध कोई सतर्कता मामला नहीं हो तथा पिछले 5 वर्षों में संगठन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई हो। 5वां ए, यदि प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान नेक्स्ट बिलो के अंतर्गत मूल संवर्ग में प्रोफार्मा पदोन्नति अथवा अपग्रेडेशन के कारण संबंधित अधिकारी संवर्ग बाह्य पद की तुलना में मूल संवर्ग में उच्चतर वेतनमान, पे बैंड तथा ग्रेड पे का पात्र हो जाता है, तो उसे शेष अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पद, प्रोफार्मा पदोन्नति, अपग्रेडेशन का लाभ उठाए बिना पर बने रहने अथवा 6 महीने की अवधि के भीतर अपने मूल संवर्ग में वापस आने का विकल्प होगा। बी, यदि अधिकारी प्रतिनियुक्ति पद पर बने रहना चाहता है तो प्रोफार्मा पदोन्नति, अपग्रेडेशन के आधार पर कोई वेतन निर्धारण नहीं होगा तथा वह अपना वर्तमान वेतन लेता रहेगा। रेल सेवा संशोधित वेतन नियम के कार्यान्वयन के बाद प्रतिनियुक्ति पर वेतन का निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण। पहला, रेल कर्मचारी जो किसी निचले पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं के वेतन का निर्धारण।
नंबर 1, उस मामले में जहां कोई रेल कर्मचारी किसी पद जिसका ग्रेड वेतन निचला है पर प्रतिनियुक्ति पर जाता है, वेतन बैंड में उसका वेतन अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन उसे प्रतिनियुक्ति की संपूर्ण अवधि के लिए निचले पद का ग्रेड वेतन प्रदान किया जाएगा। दूसरा, उस मामले में जहां HAG वेतनमान में कोई रेल कर्मचारी PV 4 में किसी निचले पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाता है, प्रतिनियुक्ति पद में उसका मूल वेतन उसकी सेवा के संवर्ग में उसके मूल वेतन के समान स्तर पर निर्धारित किया जाएगा, लेकिन वेतन बैंड में वेतन और प्रतिनियुक्ति पद के ग्रेड वेतन का कुल जोड़ 79,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। तीसरा, उस मामले में जहां उच्चतम वेतनमान में कोई रेल कर्मचारी PV 4 में किसी निचले पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाता है, वेतन बैंड में उसका वेतन PV 4 67,000 रुपये से अधिकतम स्तर पर निर्धारित किया जाएगा और उसे प्रतिनियुक्ति पद के साथ संबद्ध ग्रेड वेतन प्रदान किया जाएगा, लेकिन वेतन बैंड में वेतन और प्रतिनियुक्ति पद के ग्रेड वेतन का कुल जोड़ 79,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। यदि प्रतिनियुक्ति उच्चतम वेतनमान से HAG धन में किसी पद पर है, तो मूल वेतन HAG धन में सुरक्षित रखा जाएगा। बहरहाल, उक्त रेल कर्मचारी प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पद के संबद्ध ग्रेड वेतन को आहरित करना जारी रहेगा। उस मामले में जहां PV 4 किसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर कोई रेल कर्मचारी HAG धन में किसी पद पर अपने संवर्ग में पदोन्नति प्राप्त करता है, उसका मूल वेतन उसकी सेवा के संवर्ग में उसके तत्काल कनिष्ठ कर्मचारी के मूल वेतन के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा, लेकिन वेतन बैंड में वेतन और प्रतिनियुक्ति पद के ग्रेड वेतन का कुल जोड़ 79,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं, और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।